एंड वेलकम टू पीवाईक्यूपेडिया। हम लोग 21 फरवरी 2023 को जो शिफ्ट 1 में पेपर हुई थी एटीसी की, उसकी फिजिक्स की एनालिसिस करने जा रहे हैं। ठीक है, सो फिजिक्स की एनालिसिस करने जा रहे हैं। अब चलिए स्टार्ट करते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या था कि व्हेन द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स इज कंपेयर्ड इन अ पोटेंशियोमीटर। सो पोटेंशियोमीटर में एक दो फॉर्मूला है, पहले हमने बताई है, उसको अगर वो पता होगा तो आप इक्वेशन आराम से बना सकते हो। द रेशियो ऑफ बैलेंसिंग लेंथ इज ऑब्टेन्ड एज 2:5। ठीक है, इफ वन ऑफ द सेल्स हैज ईएमएफ 1.2 वोल्ट है। ठीक है, तो जो ईएमएफ की होती है वो ईएमएफ E1 E2 इज इक्वल टू L1 बाई L2 होता है। नाउ अब हम अगर बात करते हैं कि इसमें इन्होंने क्या कहा है कि वन ऑफ द सेल्स हैज एन ईएमएफ 1.2, तो लेट क्या हो सकता है, जो पहला सेल है उसकी ईएमएफ 1.2 वोल्ट है, तो क्या हो जाएगा 1.2 बाई सेकेंड का ईएमएफ और L1 बाई L2 इट्स अ 2/5। ना इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 ईएमएफ का 2 इक्वल टू 6, तो क्या हो जाएगा ये 3 वोल्ट। ठीक है, तो 3 वोल्ट हो जाएगी, तो एक तो 3 वोल्ट हो गई। नाउ लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि वन ऑफ द सेल्स का ईएमएफ बताया है, सो E2 की वैल्यू 1.2 वोल्ट हो गई, तो E2 की वैल्यू होगी तो E1 बाई 1.2 इज इक्वल टू 2/5। सो E1 इज इक्वल टू 5, E1 इज इक्वल टू 2.4, सो E1 इज इक्वल टू 0.48 वोल्ट। इसीलिए दो आंसर दिया हुआ है, 0.48 वोल्ट और 3 वोल्ट। ओके, आसान क्वेश्चन था। नाउ व्हाट इज द फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड एच। ठीक है, एक्स और एच, तो एक्स और एच पूछ रहा है। ठीक है, तो व्हाट इज द एक्स, एक्स क्या है, इट्स अ डिस्टेंस ऑफ इमेज, है ना। अब इसका ना साइन कन्वेंशन आपको पता होना चाहिए। मैं थोड़ा सा अभी आपको एक बार बता देता हूँ साइन कन्वेंशन, पहले बहुत सारे वीडियो में मैंने बताई है। नाउ कॉनकेव मिरर में क्या होता है, पहले तो एक चीज़ याद रखिए, कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ हमेशा निगेटिव होता है, और कॉन्वेक्स लेंस में, कॉन्वेक्स मिरर में सॉरी, ठीक है, वो फोकल लेंस हमेशा पॉजिटिव होती है। दूसरा चीज़ याद रखिए कि मिरर में क्या होता है, मिरर में अपर साइड में जो भी होगा वो पॉजिटिव होगा साइन, इधर जो होगा वो पॉजिटिव होगा, जो नीचे होगा वो नेगेटिव होगा, और इस साइड जो होगा वो भी नेगेटिव होगा। तो आपको समझना है कि कौन नेगेटिव होगा कौन पॉजिटिव होगा। नाउ अब आपको देखना है इस क्वेश्चन में, नाउ एच है, हाइट की बात को पूछ रहे हैं, तो हम मैग्नीफिकेशन क्या होता है वो बता देते हैं। सो मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि हाइट ऑफ इमेज कितनी है, ये है हाइट ऑफ इमेज, ये ठीक है, तो ऊपर की तरफ है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, ओके सॉरी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, दिस वन ए बी इज द ऑब्जेक्ट, एंड ये जो है वो हमारा क्या है हाइट ऑफ इमेज। तो हमें क्या निकालना है, एच निकालना है, दैट्स मीन्स ही इज सेइंग कि व्हाट इज द हाइट ऑफ इमेज। और मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला होता है कि इट्स अ माइनस वी बाई यू, यू इज द ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो गया और वी जो होगा वो इमेज का डिस्टेंस हो गया। नाउ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या दिया हुआ है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर, सो एच ओ की वैल्यू जो है वो 2 सेंटीमीटर गिवन है। नाउ अब क्या करते हैं, हम लोग जानते हैं कि मिरर में क्या होगा 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। नाउ फोकल लेंथ कितनी होगी, अगर ये बोल रहा है कि ये डिस्टेंस 20 है, तो जो फोकल लेंथ होता है वो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। लेकिन ये कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर में क्या होता है फोकल लेंथ हमेशा निगेटिव होता है, सो कैन आई राइट 1/-10। ठीक है, अब v और u है। सो अब एक चीज़ आप देखिए कि हमें u की वैल्यू दी हुई है, u की वैल्यू दी हुई है या v की वैल्यू दी हुई है, ओके u की वैल्यू दी हुई है, वस्तु की दूरी दी हुई है, ये 15 सेंटीमीटर है, किधर है इस साइड 15 सेंटीमीटर, इधर क्या होता है नेगेटिव, सो -1/15 रख लूँ। ठीक है, 1/v की वैल्यू हमें निकालनी है तो उसको हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। अब 1/v इज इक्वल टू 1/15 माइनस 1/10, तो ये हो जाएगा 30, और ये 2 - 3, सो इट्स अ -30, सो v की वैल्यू -30 सेंटीमीटर। नाउ ये माइनस इसलिए है क्योंकि जो
इमेज है वो भी इसी साइड है, ठीक है। तो v की वैल्यू -30 सेंटीमीटर। नाउ m की वैल्यू जो हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये भी पढ़ा है कि -v/u। सो हाइट ऑफ इमेज निकालनी है हमें। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर है, -v क्या मतलब क्या हो जाएगा, -30, और u की वैल्यू क्या हो जाएगा, -15। नाउ हाइट ऑफ इमेज जो क्या हो जाएगा यहाँ से, 15×2=4, सो -4 सेंटीमीटर। नाउ तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है। v की वैल्यू 30 सेंटीमीटर, ठीक है। v क्या है, इमेज की डिस्टेंस, ये तो है इमेज की डिस्टेंस, तो v हो गया 30 सेंटीमीटर, और h की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर। और ये -4 क्यों है, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में है, और मिरर में अगर नीचे की डायरेक्शन में होता है तो नेगेटिव होता है। सो दिस वन इज द आंसर। अब हम हर क्वेश्चन में आपको साइन कन्वेंशन नहीं बताएंगे, एक में समझा दिए तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन एक्सटर्नल एनर्जी यूज टू एक्साइट एन इलेक्ट्रॉन इन द K सेल ऑफ हाइड्रोजन एटम टू द M सेल, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द न्यू सेल। मतलब M सेल में एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। तो ये आसान क्वेश्चन है। ये जो पहला होता है, ठीक है, ये तो निकलेश हो गई। फर्स्ट सेल जो हो गया वो K, फिर ये हो जाएगा L, N की वैल्यू 2, L की वैल्यू नहीं, N की वैल्यू, फिर ये M, N की वैल्यू 3, ठीक है, फिर ऐसे N होगा, ठीक है। नाउ जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो होता है NH/2π। नाउ N की वैल्यू चूंकि पूछ रहा है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द न्यू सेल, न्यू सेल कौन सा है, M, K से M में गया है। सो 3 इंटू H की वैल्यू 6.625 इंटू 10⁻34 और 2 इंटू 3.14। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। इसको जब सॉल्व करते हैं तो 3.165 इंटू 10⁻34 ये हमारा आंसर आएगा, ठीक है। आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन अ पीएन जंक्शन डायोड इज कनेक्टेड इन रिवर्स बायस कंडीशन, अ स्मॉल करंट इन द ऑर्डर ऑफ 10⁻6 एम्पियर इज फ्लोइंग इन द सर्किट विच इज ड्यू टू। अभी तो याद रखने वाली चीज़ है, बट फिर भी मैं बता देता हूँ कि अगर मान लेते हैं ये P है और N है, अगर इसको P साइड को निगेटिव और N साइड को पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं तो इसको बोलते हैं रिवर्स बायस। लेकिन अगर हम लोग ये P है, ये N है, और P साइड को पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं और N साइड को अगर नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं तो इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बायस। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। नाउ इसमें क्या होता है, अब इसमें मैं बताता हूँ कि जो इस कंडीशन में क्या होगा। इस कंडीशन में नेगेटिव है तो होल्स होता है पॉजिटिव चार्ज, तो होल्स इधर भागेगा, और इलेक्ट्रॉन जो होगा वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होगा तो पॉजिटिव तरफ भागेगा रिवर्स बायस केस में, ठीक है। और इस केस में क्या होगा कि ये पॉजिटिव है और होल्स पॉजिटिव होती है, पी टाइप में होल होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा तो ये इधर भागेगा और इलेक्ट्रॉन जो है सो इधर भागेगा, ठीक है। तो होल्स इधर भागेगा और इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नाउ ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि इसमें क्या होगा, ठीक है। सो जो स्मॉल करंट होगा वो कौन सा होगा, तो होल्स तो के कारण जो होगा, होल्स यहाँ होल्स के कारण जो होगा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स ही होगा। सो मेजॉरिटी का चार्ज कैरियर जो होगा, ठीक है, वो इधर चला जाएगा टर्मिनल्स के पास में, ठीक है। और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो होगा टर्मिनल्स के द्वारा क्या किया जाएगा, रिपेल किया जाएगा। तो रिपेल करने पे एक छोटा सा करंट फ्लो होता है जिसको बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट, ठीक है। तो माइनॉरिटी कैरियर के कारण जो छोटा सा करंट फ्लो होता है उसको हम लोग ड्रिफ्ट करंट बोलते हैं। सो ये जो स्मॉल करंट होगा वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का, ये आप वैसे अनुमान से भी ये क्वेश्चन को बना सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रैपिड इलेक्ट्रॉन एक्सलेशन एंड डिएक्सलेशन इन कंडक्टिंग वायर कैन जनरेट, क्या कर सकते हैं, ये रेडियो वेव जनरेट करता है, ठीक है। रैपिड एक्सलेशन, रेडियो वेव्स। अब रेडियो वेव्स किसी ऑप्शन में है क्या, नहीं है। माइक्रोवेव्स जनरेट करेगा, इंफ्रारेड होगा नहीं, एक्सरे होगा नहीं। सो लेट रेडियो वेव होगा और फ्यू हर्ट्ज टू अ फ्यू मेगाहर्ट्ज। सो ठीक है, रेडियो वेव्स होगा और फ्रीक्वेंसी उसकी जो होगा फ्यू हर्ट्ज टू फ्यू मेगाहर्ट्ज होगा। रैपिड इलेक्ट्रॉन एक्सलेशन किसी कंडक्टिंग वायर में, ये अगर कौन सा इलेक्ट्रॉन अगर एक्सलेट देख लें तो कौन सा वेव करेगा, तो फ्यू हर्ट्ज का ही होगा, कोई बहुत ज़्यादा हर्ट्ज का होगा नहीं। सो अ फ्यू हर्ट्ज टू फ्यू मेगाहर्ट्ज तक ही उसकी
फ्रीक्वेंसी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिर करंट ऑफ 18.2 एम्पियर, ठीक है, पर सेकेंड flows through a copper conductor and the average collision time 0.25 microseconds. So tau की वैल्यू दी हुई है. Then the value of conductivity of the copper conductor. Now जो कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है वो ये होता है NE² टाउ, जो कि कोलिजन टाइम है, बाई m, जो कि मास है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. Now we know that कि अब हमें क्या है ना कि यहाँ पे E की वैल्यू निकालनी है, n की वैल्यू निकालनी है कि n क्या है हमें पता नहीं है. सबसे मेन चीज़ जो है n की वैल्यू नहीं पता है हमें. नाउ ये करंट ऑफ 18.2 एम्पियर पर सेकेंड दिया हुआ है, इसका मतलब इट इज़ गिवन दैट dq/dt दिया हुआ है, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज जो होता है, ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विच इज करंट. सो आई की वैल्यू क्या दिया है? एम्पियर पर सेकेंड में, दैट्स ठीक है. नाउ q की वैल्यू क्या होती है? q की वैल्यू होती है NE. सो 18.2 इज इक्वल टू n इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है. q की वैल्यू दी हुई थी, पर सेकेंड दिया हुआ था, तो यहाँ पे अब n की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं 18, तो ये n की वैल्यू होगी 11.375 इंटू 10⁻19, ठीक है. सो आई एम यूजिंग कैलकुलेटर, ठीक है, बट आप वहाँ पे कर लेना इसको सॉल्व. नाउ ये वैल्यू हमारी हो गई. नाउ n की वैल्यू अगर हमें मिल गई 11.375 इंटू 10⁻19, e की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का स्क्वायर, और ये 0.25 इंटू 10⁻⁻6 सेकेंड डिवाइड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 9.1 इंटू 10⁻31. अगर आप इसको कैलकुलेट करते हो तो कंडक्टिविटी आ जाएगा 0.8 इंटू 10⁻6 mho पर मीटर. दिस इज द आंसर. होप आपको ये अगर फॉर्मूला पता होगा तो ये क्वेश्चन बना सकते हो. 12 का सेकेंड चैप्टर में है, NCERT. नेक्स्ट क्वेश्चन है, 50 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर कैरिंग ए करेंट ऑफ 500 मिली एम्पियर इज बेंट टू ए फॉर्म अ रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ ब्रेथ 5 सेंटीमीटर, ठीक है. अब ये क्या है ना कि एक लंबा सा वायर है 50 सेंटीमीटर को, इसको बेथ करके एक रेक्टेंगुलर बनाया है जिसका ये 5 सेंटीमीटर है. तो डेफिनेटली अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा? पेरीमीटर सेम होगी 2 इंटू L प्लस बी, और इसकी कितनी होगी? 50 सेंटीमीटर. ब्रेथ की वैल्यू तो हमें दी हुई है, क्या दी हुई है? 5 इज इक्वल टू 50. सो 2L प्लस 10 इज इक्वल टू 50, तो 2L इज इक्वल टू 40, और L की वैल्यू कितनी हो गई? 20 सेंटीमीटर. 20 सेंटीमीटर लेंथ है और ब्रेथ है 5 सेंटीमीटर. तो एरिया क्या हो गई? 20 इंटू 5 विच इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब हमें क्या कह रहा है कि व्हेन द रेक्टेंगुलर कॉइल इज प्लेस्ड ऑन इट्स लॉन्ग साइड परपेंडिकुलर टू द यूनिफॉर्म, तो साइन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर बोल दिया, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 1.5 टेस्ला, तो टॉर्क क्या होगा? नो, टॉर्क की फॉर्मूला हमने बहुत बार यूज किया है, इसको मैंने याद करने के लिए बताया था बीना, ठीक है, और साइन 90 डिग्री हो जाएगा. ये तो पता ही कि परपेंडिकुलर में ये जो रेक्टेंगल है उसको परपेंडिकुलरली डाल रहे हैं. बी की वैल्यू 1.5 टेस्ला है, आई की वैल्यू कितनी है? 500 मिली एम्पियर, सो 500 इंटू 10⁻⁻3. एरिया कितनी है? इट्स 100 इंटू 10⁻⁻4, ठीक है. नो जस्ट सॉल्व दिस. क्या हो जाएगा? अगर इसको सॉल्व करते हैं तो इट्स 7.5 इंटू 10⁻⁻3. So this is the आंसर. टर्न हम लोग, अब टर्न क्या होगा कि n की वैल्यू क्या होगी? तो n की वैल्यू हमने 1 कंसीडर की है क्योंकि इसको एक ही में बना दिया था, ठीक है, तो इसलिए एक रेक्टेंगल में, ठीक है. सो 7.50 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर. आसान क्वेश्चन था. ये स्टेप, ये भी फॉर्मूला हमने पहले पढ़ा हुआ है, बिना साइन थीटा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट. अब इसमें क्या है कि बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूशन बता रही है कि ये क्वेश्चन में आंसर गलत दिया हुआ है, बट ऐसा कुछ नहीं है.
इंफ्रारेड रेडिएशन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन कीपिंग द अर्थ कूल। नहीं, अर्थ को वार्म रखने के लिए में इसका ज़रूरत है। ठीक है, सो इंफ्रारेड प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द अर्थ्स वार्मथ थ्रू ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट। तो ये गलत हो गया, पहला गलत हो गया, तो पहला गलत वाला 2 है। अब क्या है, इंफ्रारेड रेज आर इमिटेड बाई सर्टेन सेमीकंडक्टर लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है, ये सही है, कुछ ऐसी लाइट इमिटिंग डायोड हैं जो इंफ्रारेड रेज इमिट करते हैं। ठीक है, नाउ वाटर वेपर इज एन एक्सेलेंट इंफ्रारेड ट्रैपर। ये भी सही है, वाटर वेपर ही नहीं, ओजोन भी है और CO2 भी है और वाटर वेपर ही है। अगर ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट आपको पता होगा तो आपको ये पता होगा। सो दे आर ओजोन, CO2, वाटर वेपर इज एन एक्सेलेंट इंफ्रारेड रे ट्रैपर। तो ये भी सही है। नाउ द थर्मल मोशन, तो ये सही हो गई, तो ये दूसरा अगर सही हो गया तो ये तो ऐसे ही गलत होगा, तो आंसर तो आप ऐसे ही लगा सकते थे। नाउ द थर्मल मोशन ऑफ द मटेरियल डिक्रीजेज आफ्टर दे ऑब्जर्व इंफ्रारेड रेज। अगर इंफ्रारेड को रेज को ऑब्जर्व करेगा तो उसकी मोशन जो है वो इंक्रीज करेगा, ना कि डिक्रीज करेगा। ठीक है, सो आंसर बोथ 1 and 4। इन द रेडवर्क फॉर्मूला फॉर द स्पेक्ट्रम ऑफ द हाइड्रोजन एटम द वेव नंबर। तो रेडवर्क जो फार्मूला होता है 1/λ इज इक्वल टू R। ठीक है ना, ये रेडवर्क है, और Z² 1/NL² माइनस हायर लोअर। ठीक है ना, NH²। ये फार्मूला बहुत बार पढ़े हैं ना। यहाँ पे जो रेडवर्क कांस्टेंट है वो क्या होता है, वो होता है, ठीक है, e⁴ 8h² C⁴. और इसकी जो कांस्टेंट, इसके सारे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज का पावर 4 अगर रखोगे तो 1.09677 इंटू 10⁷ पर मीटर फॉर हाइड्रोजन एटम। ये फॉर्मूला भी याद रखना है और ये वैल्यू भी याद रखना है। नाउ सेइंग दैट कि तो व्हाट इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोर्ट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चार्ज की बात कर रहा है, इलेक्ट्रॉन चार्ज के रिलेशन में है, तो ये फार्मूला हमको जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो होता है, तो अब क्या है, ये वैल्यू को अगर हम यहाँ पे रख देंगे, ये 1/λ को हम लोग बोलते हैं वेव नंबर। सो वेव नंबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e⁴. सो दिस इज द आंसर। अगर फॉर्मूला पता होगा तो ये क्वेश्चन ऐसे ही बन जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अ 220 वोल्ट AC source is connected in series to a 30 ohm resistance and inductor and a capacitor, each having 200 ohm inductive reactance and 160 ohm. So it is saying that कि XL is equal to 200 ohm और XC is equal to 160 ohm कैपेसिटी। नाउ ही इज सेइंग दैट कि जो R की वैल्यू है वो कितनी है, 30 ओम है, और फ्रिक्वेंसी जो है वो 50 हर्ट्ज है। और तो हमें पूछ रहा है कि वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर। तो ये RLC सर्किट के बारे में बात कर रहा है, और RLC सर्किट का हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है, क्या होता है, R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर इम्पिडेंस। सो 30 का स्क्वायर और 200 में से 160 गया तो फिर 40 का स्क्वायर। सो ये आ जाएगा हमारा 50 ओम इम्पिडेंस। नाउ अगर हम लोग वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर पूछ रहा है, ठीक है, तो वोल्टेज ड्रॉप अगर हम ओवरऑल वोल्टेज की बात करें, RMS वोल्टेज का, तो क्या हो जाएगा, 220/50। तो ये हो जाएगा 22/5। नाउ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R जो होगा वो क्या हो जाएगा, 22/5 इंटू 30। सॉरी, ये जो है हमारा करंट हो गया IRMS करंट हो गया 220/50। तो ये अगर हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, इट्स 132 वोल्ट। ठीक है, सो दिस इज द आंसर। बहुत ही आसान है, इस टाइप के क्वेश्चन भी हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये जो अगर आप पीछे की वीडियो देखे होंगे तो आपको ये पता होगा कि मैंने इसको बताया था, इसमें ट्रिक भी बताया था। ठीक है, ये मैंने बताया था कि ऐसे याद रखना है, रेडियो माइक्रो इंफ्रारेड विजुअल गामा विजुअल अल्ट्रा एक्स गामा रेज। और ये भी पता होगा तो आपका काम चल जाएगा ना। इसमें क्या होता है
की जो अरेंज बढ़ते क्रम में बढ़ाना है, ठीक है, बढ़ते क्रम में, तो सबसे ज़्यादा किसकी वेवलेंथ होगी। तो वेवलेंथ जो सबसे ज़्यादा किसकी होती है बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में मतलब सबसे कम से, तो बढ़ते क्रम में है ऐसे, ठीक है, ये लैम्डा है बढ़ते क्रम में। तो सबसे कम किसकी होगी, तो बढ़ते क्रम में है तो सबसे कम गामा रेज, ठीक है, तो गामा रेज, ठीक है, तो गामा रेज सबसे पहले आ गया, तो 5 सब में है, ठीक है। इसके बाद क्या है एक्स रेज, तो 6 इसके बाद, ठीक है, तो 5 के बाद 6 भी सब में है, ठीक है, तो गामा रेज एक्स रेज। इसके बाद क्या है अल्ट्रा, अल्ट्रा है क्या इसमें, नहीं है, तो बात छोड़ देते हैं। इसके बाद विजुअल है क्या, हाँ विजुअल है, तो इसके बाद आएगा थर्ड विजुअल, 2 ही बचा, सो विजुअल। इसके बाद इंफ्रारेड है, हाँ है, इंफ्रा है, इंफ्रा है सेकेंड नंबर में, तो इंफ्रा हो गया। अब क्या है माइक्रो है क्या, हाँ माइक्रो है, माइक्रो कॉस में है पहला में, ठीक है। अब रेडियो, अब रेडियो में 2 आते हैं, एक एएम रेडियो वेव और एक्स, तो इतना तक जाते जाते तक आपकी क्वेश्चन आंसर तो ये बन गई, ठीक है, तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। नाउ अगर आप ये क्वेश्चन ये है कि अब इसमें आप ये मुझे बता दो कि रेडियो वेव ऑफ एफएम वेव में किसकी वेवलेंथ ज़्यादा कम होगी और किसकी ज़्यादा होगी, ठीक है, तो कम सबसे ज़्यादा किसकी होगी वेवलेंथ, एएम रेडियो वेव, एफएम की वेवलेंथ भी कम होगी, ठीक है। सो दिस इज द आंसर, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन अ वैक्यूम 2 पॉइंट चार्जेस विथ मैग्नीट्यूड प्लस 1.8 नैनोकूलम माइनस 1.9 नैनोकूलम आर सेपरेटेड बाई 6 mm along the x-axis at the halfway point of the separation distance, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। नाउ लेट्स अज्यूम कि ए एक पॉइंट है और बी एक पॉइंट है, सो यहाँ पे 1.8 इंटू 10⁻⁻9 कूलम्ब है और माइनस 1.8 इंटू 10⁻⁻9 कूलम्ब है। अब पी एक पॉइंट है, ऑफकोर्स 3 सेंटीमीटर है तो 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 6 है, तो कर दें हाफ वे पे। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड जो हैगा एट पी बाई 1.8 नैनोकूलम, ये क्या होगा, सो E1 मान लेते हैं उसको, तो 1.8 इंटू 10⁻⁻9 क्यू बाई 4πε0 इंटू आर स्क्वायर, सो 3 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर। ये अलोंग किधर होगा, अलोंग पीबी, इसी तरफ होगा, ठीक है। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड एट क्या होगा P बाई निगेटिव चार्ज के कारण क्या होगा E2, सो माइनस 1.8 मैग्नीट्यूड है तो माइनस का कोई फर्क है नहीं उतना, 4πε0 3 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर, ये भी अलोंग पीबी होगा, मतलब इसी साइड होगा, क्योंकि ये खींचेगा निगेटिव पॉइंट चार्ज, मान लीजिए कि पी पे है, ठीक है ना, ठीक है, तो और ये भी पी भी होगा, तो ई जो होगा वो क्या हो जाएगा E1 प्लस E2, सो 2 इंटू 1.8 इंटू 10⁻⁻, मैग्नीट्यूड है इसलिए हम लोग निगेटिव को कंसीडर नहीं किए हैं, ठीक है, सो 3 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर, ओके, इट्स अ 6 mm, तो 3 mm होगा यहाँ पे, ठीक है, तो ये 3 इंटू -3 हो जाएगा, या -3 हो जाएगा, या -3 हो जाएगा, ठीक है, और 1/4πε0 की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा 3.6 इंटू 10⁻6, ठीक है, ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगर मान लेते हैं कि दोनों 1.8 ही रहता तो ये 0 हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द EM ऑफ द बैटरीज विथ इंटरनल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन द सर्किट शोन बिलो, द इक्विवेलेंट EMF एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। सो पहले इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट करते हैं, तीनों पैरेलल में है, सो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 विच इज 0.1 प्लस 1/R2 इट्स 0.2 प्लस 1/R2 इट्स 0.2, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 10/1 प्लस 10/2 प्लस 10/2, सो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 प्लस 5 प्लस 5 विच इज 20, सो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/20
विच इज 0.05 ओम। सो आर इक्विवेलेंट की अगर बात करें तो इसमें 0.2 ओम है, 0.15, 0.3 और 0.05। तो एग्जामिनेशन में तो आप इसको ऐसे डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो, इसमें कहीं पे कुछ करना नहीं है। अगर आपको ईएमएफ को अगर इसको सॉल्व करना होगा तो भी आप उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ईएमएफ ही अगर आपको निकालना है तो अब यहाँ पे ना ये करंट निकाल लीजिए। तो ये करंट अगर आप निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 2/0.1, सो ये हो जाएगा 20 वोल्ट। V इज इक्वल टू आई आर, तो I इज इक्वल टू V/R। और यहाँ पे अगर आप करंट निकालते हो तो क्या हो जाएगा, 6/0.2, 30 वोल्ट। दोनों को अगर आप ऐड करते हो तो 50 वोल्ट, और दोनों रेडियस, दोनों अगर आर इक्विवेलेंट इस दोनों का, सिर्फ इस दोनों का करते हो 0.1 और 0.2 को, तो ये होती है 15, ठीक है। सो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, इट्स 1/0.1 प्लस 1/0.2, सो 10 और 5 15, सो 1/15, ठीक है। नाउ अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या लिखेंगे, ई एम एफ इक्विवेलेंट अगर बात करते हैं ई एम एफ, सो 50/15 प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये करंट 4/0.2 डिवाइड बाई ये क्या हो जाएगा, 10 प्लस 5 प्लस 5, ये 20, ठीक है। सो इसको सॉल्व कीजिए, 50/15, सो ये ऐसे हो गया। तो इसमें अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, 2 से 20 टाइम में, तो 50 प्लस, ठीक है। तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सो ई इक्विवेलेंट यहाँ पे हम लोगों को ये आ जाएगा आंसर हमारा। बेसिकली ये जो है 1/0.1 प्लस 1/0.2 प्लस 1/0.2 ही है, बट हम इसको डायरेक्ट ये किए हैं। और ये जो 50 है वो हमारा ये 20 एम्पियर और ये 30 एम्पियर, इस दोनों की करंट हम लोगों ने निकाली है। और यहाँ पे ये 4/0.2 हो गया, तो 4/0.2 हो गया, वो करंट हो गया। लेकिन इसमें अगर वोल्टेज से मल्टीप्लाई करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें 20 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये बाई 1/20 होगा तो वो 20 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। नाउ अब इसमें क्या करना है कि 1/20 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 400, और ये नीचे कितनी हो जाएंगी, इट्स 20, ठीक है, और इंटू 15, क्योंकि 15 ये है। सो अगर हम लोग इसको ऐसे करें, ठीक है, तो ये हो जाएगा 450/300, ठीक है। सो 15 जा एंड 15 3 जा, इट्स 1.5 वोल्ट। बट ये ज़रूरत नहीं है हम लोगों को निकालने का, इट्स बेटर कि आप यहाँ से डायरेक्ट कर लें। 0.05 आ गया तो हमारा आंसर इसी से आ गया, नई चीज़ करने की कोई ऐसी ज़रूरत है नहीं, ठीक है। जस्ट चेक योर कैलकुलेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज़ द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अ ग्राउंड स्टेट दिस एटम इनटू H+ एटम। तो ये मिनिमम कितना लगेगा, ये तो अगर आपको फार्मूला पता होगी तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, क्योंकि एनर्जी जो होती है वो -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। और ये इनफाइनाइट से अगर ग्राउंड पे जाएंगे E1 पे, ठीक है, तो ये इनफाइनाइट में तो जीरो हो जाएगा। तो मिनिमम एनर्जी जो लगेगी वो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही होगी। तो ये टफ क्वेश्चन नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये। अब देखिए किरचॉफ्स लूप लॉ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो ADEF है, दैट्स मीन्स इसमें ADEF और A में, तो आप ऐसा करें कि हम कैसे भी ऐसे करंट को घुमा देते हैं, ठीक है ना। इसको अगर घुमाएंगे तो क्या लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा, I6 इंटू R6, ये निगेटिव है तो -E2। फिर इधर जा रहा है तो क्या हो जाएगा करंट, I4 इंटू R4। फिर यहाँ जा रहा है तो क्या हो जाएगा +I5 इंटू R5। ये निगेटिव जा रहा है तो क्या हो जाएगा -I3। हम इस डायरेक्शन में एक कोई भी डायरेक्शन आप ले सकते हैं, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, अब चूंकि
हमारा जो डायरेक्शन है वो ऐसे है, ठीक है, बट करेंट इधर है, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव I1 R1 इज इक्वल टू जीरो। लूप में जितने भी वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस लूप इज इक्वल टू जीरो। अब यही हो गया। अगर आपको इसमें देखने हैं तो कैसे देख सकते हैं, इट्स I6 R6, E2 E3 को इधर ले जाते हैं, E2 प्लस E3, सो I6 R6 I4 R4 I5 ठीक है, माइनस I1 R1, सो दिस इज द आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आप इस तरह से करंट को घुमा रहे हैं, चाहे आप ऐसे तरफ को घुमाएंगे, आंसर आपका सेम ही आएगा किसी भी लूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। सो पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर, इस पर सेमीकंडक्टर पे क्वेश्चन पूछने लगे हैं, तो आपको मैं बताता हूँ कि कैसे होती है, ठीक है। ठीक है, दिस वन इज द पी टाइप। पी टाइप में क्या होता है, और भी कुछ पूछे जा सकते हैं आगे, तो आपको तैयार रहना है। सो एन टाइप, नाउ ये जो होता है वो कंडक्शन बैंड, ये होता है वैलेंस बॉन्ड, ठीक है। नाउ यहाँ पे जो है, ये जो है वो एक्सेप्टर एनर्जी लेवल है, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल नियर वैलेंस बॉन्ड। और यहाँ पे क्या होता है, कंडक्शन बैंड के पास में डोनर लेवल, डोनर एनर्जी लेवल, ठीक है। अब इसमें कंडक्शन बैंड में कम होंगे और वैलेंस बॉन्ड में ज़्यादा होंगे, और यहाँ वैलेंस में कम होंगे और यहाँ ज़्यादा हो गया, इससे कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। नाउ क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन पी टाइप सेमीकंडक्टर द एक्सेप्टेड एनर्जी लेवल इज फॉर्म ड्यू टू द ट्राइवैलेंट। अच्छा, पी टाइप जो होता है वो ट्राइवैलेंट के कारण होता है, और एन टाइप जो होता है वो पेंटावैलेंट के कारण होता है। तो एक चीज़ तो ये ट्राइवैलेंट के सही है, पी टाइप पेंटावैलेंट लिखा है तो ये गलत हो गया, ठीक है, और एन टाइप ट्राइवैलेंट लिखा है तो ये भी गलत हो गया। नाउ एन टाइप पेंटावैलेंट और पी टाइप, अब ये दोनों में से चूज करना है। नाउ तो ये कह रहा है कि इन पी टाइप सेमीकंडक्टर द एक्सेप्टेड एनर्जी लेवल इज फॉर्म्ड, अच्छा, एन टाइप में डोनर एनर्जी लेवल होता है, ठीक है। तो अगर इतना भी पता होगा तो ये इस ऑप्शन को कैंसिल करके आप ये लिख सकते हो, ठीक है। और ये डायग्राम पता होगा तब तो कोई बात ही नहीं। इन अ पी टाइप सेमीकंडक्टर द एक्सेप्टेड एनर्जी लेवल इज फॉर्म ड्यू टू द ट्रैवेलेंट डोपेंट एंड इट लाइज जस्ट एबव द वैलेंस बॉन्ड। आप देख लीजिए, जस्ट लाई एबव द वैलेंस बॉन्ड। और एन टाइप सेमीकंडक्टर द डोनर एनर्जी लेवल इज फॉर्म ड्यू टू द पेंटावैलेंट डोपेंट एंड इट लाइज जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, when a ray of light passes through the first principal focus of a convex lens, so this one is the convex lens, और ये यहाँ पे दोनों तरफ इधर F2 हो गया, यहाँ पे F1 हो गया। अब मान लीजिए कि यहाँ से अगर रे ऑफ लाइट, ये दिस वन इज द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। अब क्या कर रहा है, व्हेन ए रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू द फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, ठीक है, तो यहाँ से पास करके ये यहाँ आएगा, बट ये ऐसे चला जाता है, ठीक है। सो इट्स आफ्टर रिफ्रैक्शन इट इमर्जेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर ऐसे भी जाता तो ये फिर ऐसे चला जाता है, ठीक है। सो दिस इज द थिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और टोरॉयडल कॉइल है 2400 टर्न्स। सो एन की वैल्यू दी हुई है 250 इंटू 10⁻³ एम्पियर, ये आई की वैल्यू दी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है, बी की वैल्यू दी हुई है, द पेरीमीटर ऑफ द टोरॉयडल कॉइल। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, टोरॉयडल कॉइल के लिए होता है μ0 Ni/2πr, और हमें पता है कि पेरीमीटर क्या होता है कॉइल का, और पेरीमीटर की बात करें तो ये 2πr ही होता है। सो 2πr की वैल्यू बेसिकली हमें निकालनी है। सो 2πr इज इक्वल टू μ0 Ni/b। सो μ0 की वैल्यू होती है 4π इंटू 10⁻⁷, एन की वैल्यू है 2400, करेंट की वैल्यू है 250 इंटू 10⁻³ और बी की वैल्यू है इट्स 31.4 इंटू 10⁻⁴। सो ये आंसर जो होगा 0.24 मीटर होगा। यू कैन चेक दिस, ठीक है। ये फॉर्मूला टोरॉयड के लिए आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल डिपेंड्स ऑन। सो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल, यही फॉर्मूला याद रखनी है, n² μA/L। सो इट डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ द कॉइल, ठीक है। करंट पे डिपेंड करता नहीं, टेम्परेचर पे करता नहीं, ईएमएफ पे करता नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द डायग्राम बिलो ए बी बी सी
and BD represent the incident, reflected and refracted rays respectively. When a plane wavefront with lambda 6000 angstrom is incident, ठीक है। तो अब आप समझिए कि 6000 है। तो अब एक बात बताइए, इंसिडेंट एट द पॉइंट ऑफ सेपरेशन, तो अब बता रहा है कि ए बी इज द इंसिडेंट लाइट, तो ये इंसिडेंट हो रहा है तो आई की वैल्यू 45 हम मान लें, एंड बी सी जो है रिफ्लेक्टेड है, ठीक है, और रिफ्रैक्टेड कौन सा है, बी डी, तो ये जो है सो 60 है। सो ये जो है अगर ये 60 है तो हम इसको 30 मान लें, ठीक है। तो रिफ्रैक्टेड क्या हो जाए, सो आर की वैल्यू रिफ्रैक्टेड जो हो गई वो हो गई 30 और आई की वैल्यू हो गई 40। स्नेल्स लॉ कहता है, स्नेल्स लॉ क्या कहता है, और ऑफ कोर्स एयर डेंसर है ही, तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है, स्नेल्स लॉ कहता है कि साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू। सो साइन 45 बाई साइन 30 इज इक्वल टू म्यू। सो 1/√2 बाई √3/2 इज इक्वल टू म्यू। सो म्यू की वैल्यू जो होगी, नो सॉरी इट्स 1/2, साइन 30 की वैल्यू 1/2, सो म्यू की वैल्यू √2। नाउ अब क्या पूछ रहा है कि व्हेन अ प्लेन वेव फ्रंट लेम्डा वेवलेंथ है 6000 एंगस्ट्रॉम, सो लेम्डा इन मीडियम क्या होता है, लेम्डा इन मीडियम इज इक्वल टू लेम्डा इन एयर डिवाइड बाय म्यू ऑफ मीडियम, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आप सोचिए, लेम्डा इन एयर बाई दिस, ठीक है। सो वेव फ्रंट विथ लेम्डा 6000 एंगस्ट्रॉम, तो म्यू ऑफ मीडियम, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 6000 इंटू √2, 6000 इंटू √2 होगा, कुछ गलत कर दिया क्या हमने, 6000 डिवाइड बाई 1.414, सो इट्स 4243। सो लेम्डा इन मीडियम तो पूछा जा रहा है हमसे, सो ये क्या हो जाएगा 6000 डिवाइड बाई √2, तो ये हो जाएगा 4243 के आसपास एंगस्ट्रॉम। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इट्स 6000 डिवाइड √2, ठीक है, 4242.64 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन द मासेज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन रिस्पेक्टिव इन द न्यूक्लियर मास, सो न्यूक्लियर में क्या होता है, तो सम ऑफ मासेज प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, सम ऑफ मासेज, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है अगर, तो ये वाला तो ऑप्शन ऐसे ही चला गया, तो ये आंसर डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बट अगर आप इसको करना है तो क्या करेंगे, मास ऑफ प्रोटॉन जितना जेड होगा उतनी मास ऑफ प्रोटॉन, और ए माइनस जेड इंटू ए माइनस जेड क्या हो गया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। सो जेड एम पी और ए माइनस जेड क्या हो गया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एम एन, तो वैसे भी आंसर इस तरह से भी ऐसे ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन एन एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम what is the wavelength of the spectral line emitted by an electron that jumps from an O orbital to L orbital? So K orbital में n की वैल्यू क्या होती है 1, L में 2, M में 3, N में 4, O में 5। तो अब क्या होगा, सो हम जानते हैं ये 1/λ इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू पता है 109,677 इन सेंटीमीटर बाई 1 कितना है ओ से एल में, 2² माइनस 1/5², ठीक है। तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा लेम्डा की वैल्यू 4341 एंगस्ट्रॉम। ये हमने ना सेंटीमीटर में लिए, इस सेंटीमीटर में है, तो आर एच की जो वैल्यू होती है ना रेडबर्ग कांस्टेंट की, वो 109,667 सेंटीमीटर भी में भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। नो फ्लैक्स जो होता है क्यू चार्ज इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, यही होता है ना गॉस लॉ। आसान क्वेश्चन है, क्या पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट,
गॉस लॉ अप्लाइज टू एनी क्लोज सरफेस रिगार्डलेस ऑफ शेप और साइज, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। नाउ वी कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव फ्लक्स डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नहीं, हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव फ्लक्स को। द नेट फ्लक्स लिविंग अ सरफेस विल ऑलवेज बी जीरो, नहीं, ये कभी नहीं हो सकता कि हमेशा जीरो होगा अगर इफ़ देयर इज अ चार्ज बाउंड इनसाइड ऑफ इट, नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो तीसरा तो कभी ऑलवेज वाली है, तो ये तो एक्सट्रीम हो गया, तो ये गलत है। सो द आंसर इज फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेमीकंडक्टर, अच्छा सेमीकंडक्टर में जो एनर्जी गैप होती है वो 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की होती है। हमने बता दिया कंडक्शन बैंड और बैंड वैलेंस बैंड सब बता दिया था। तो सेमीकंडक्टर ये 0 वोल्ट है, उसके बीच में आ नहीं रहा है, ये लेस देन 3 वोल्ट है, इसको एक बार देखेंगे, ये 0 वोल्ट है, नहीं होगा, ये ग्रेटर देन 3 वोल्ट है, तो नहीं होगा। सो द आंसर इज लेस देन 3 वोल्ट है, तो ये होगा, रिप्रेजेंट द सेमीकंडक्टर बिहेवियर, ठीक है। अदरवाइज फिर तो कंडक्टर हो जाएंगे, है ना, इंसुलेटर हो जाएंगे। नाउ द सरफेस डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी ऑफ अ थिन स्फेरिकल cell placed in an air medium is 88.54 coulomb per meter square. Now the intensity of the electric field measured 12 mm outside the cell from the center of the cell is 5.1. तो ये चीज़ें दी हुई, the thin spherical cell has a radius। तो कह रहा है कि एक ये है सेल है, लेट्स एज्यूम कि इसकी रेडियस r है, और एक ऐसा है सेल, ऐसा जो आउटर में हमें किसी की कोई पॉइंट है P लेट अस एज्यूम, तो उसकी डिस्टेंस जो है वो r है, और इस दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो 12 mm है, ठीक है। ऐसा बोल रहा है कुछ क्या, 12 mm आउटसाइड द सेल फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस, ठीक है। 1 मिनट, नो इट्स अ सेंटर से है तो ये पूरे 12 mm है। नाउ जो अगर चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है दिस वन, तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, 88.54 इंटू 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है, ये ठीक है। Q बराबर सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा, Q बाई ए इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है, तो ये हो गया। नाउ अब हमें बोल रहा है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है 5.625 इंटू 10⁻12, और इसकी फॉर्मूला क्या होती है, 1/4πε0 9 इंटू 10⁻9 इंटू क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी 88.54 इंटू 4 इंटू 3.14 इंटू r स्क्वायर डिवाइड बाय डिस्टेंस क्या होगा, इट्स 12 mm, तो 12 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर। आप जानते हैं 1/4πε0 क्यू बाई r स्क्वायर, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। ना हुए नहीं, आप इसको सॉल्व करोगे तो ये इधर r स्क्वायर, मैं कैलकुलेटर से कर रहा हूँ बट आपको वहाँ पे अप्रॉक्स लेके सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये आ रहा है ये वैल्यू इंटू 10⁻⁻6, सो r स्क्वायर इज इक्वल टू आ रहा है √0.809 इंटू 10⁻³ विच इज 9 mm r की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला पता है, तो ये आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट, अब देखो अल्टरनेटिंग करंट जो 12th में पढ़नी थी उस पर भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट फेजर डायग्राम रिप्रेजेंटिंग द फेज रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इन एन अल्टरनेटिंग करंट सोर्स कनेक्टेड टू अ कैपेसिटर। अब कैपेसिटर की जो फेजर डायग्राम होगी वो मैं पहले बता दूं कि जैसे कि ये कैपेसिटर है और ये एसी सोर्स है, तो इसकी फेजर डायग्राम, तो इसमें क्या होता है, जैसे कि अगर ये वोल्टेज है, ठीक है, ये वोल्टेज है, ठीक है, तो करंट कहाँ से शुरू होता है, यहाँ से, ठीक है, ठीक है, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2। तो इसकी अगर हम डायग्राम बनाते हैं फेजर डायग्राम वोल्टेज का, तो V ये जो होगा ω/t, और ये I, V और I के बीच में देख रहे हो आप, V और I के बीच में कितनी है, ये करंट है और I के बीच में 90 डिग्री का है।
तो बस यही आंसर हो जाएगा। वी और आई के बीच में 90 डिग्री का वी और आई ये दिख रहा है हमें, ठीक है, बस यही दिख रहा है। नाउ अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे इंडक्टर होता तो क्या होता, इंडक्टर होता तो क्या होता, मैं आपको बता देता हूँ कि आगे अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप उसको सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो ये यहाँ से शुरू होता है, ये भी π/2 है बट निगेटिव पॉजिटिव का है। जैसे यहाँ पे ये क्या हो जाता है, आप सोचो कि आई एम जो है साइन ओमेगा टी प्लस π/2 है और बी एम साइन ओमेगा टी है, और यहाँ पे ओमेगा टी माइनस π/2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी जो अगर हम ड्रा करेंगे फेजर डायग्राम तो क्या हो जाएगा, ये करंट है और ये वोल्टेज है, और इस दोनों के बीच में ऑफ कोर्स 90 डिग्री है और ये ओमेगा टी है, ठीक है। तो ये इंडक्टर के लिए अगर पूछेगा तो, बट हमें अभी पूछा कौन सा है, अभी हमसे पूछा गया है कैपेसिटर वाला, तो ये फेजर डायग्राम हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द पोल पॉइंट एंड फोकल पॉइंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर, द नेचर ऑफ इमेज एंड द कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। अच्छा देखो, ये जो है साइन कन्वेंशन आज हम लोग स्टार्टिंग में क्वेश्चन ही बताए थे, और लगभग हर वीडियो में, फिजिक्स की वीडियो में ये क्वेश्चन इस टाइप की आई है। नाउ दिस वन इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस वन इज द फोकल पॉइंट और दिस इज इन द पोल पॉइंट। नाउ ही इज सेइंग दैट द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द पोल पॉइंट एंड फोकल पॉइंट, तो जस्ट पुट द वेस्ट, यहाँ ऑब्जेक्ट हम लोग रखते हैं, तो यहाँ ऑब्जेक्ट रखेंगे तो क्या होगा, ये यहाँ जाएगा और यहाँ जा करके ये फिर रिटर्न होगा, ठीक है। तो ये जो रिटर्न होगा, ठीक है, ये रिटर्न होगा कैसे, यहाँ आ जाएगा, ठीक है, ये, और एक जो है, ठीक है, और ये आगे भी बढ़ेगा और कुछ जो पार्ट है वो यहाँ से भी आगे बढ़ेगा, ठीक है। वो क्या होगा, वो कर्वेचर से ऐसे ऐसे आएगा, ठीक है। यहाँ पे आई अगर बना दे, ठीक है, तो इस टाइप का बनेगा। अब आप देख रहे हैं क्या कि इमेज कहाँ बन रहा है, यहाँ पे पीछे बन रहा है। आप तो छः इसके जो हैं कंडीशंस हैं तो वो भी आप कर सकते थे, वो याद रहेगा तब भी ये क्वेश्चन बन सकता है, वो करके ही जाना है कि लगभग कुछ क्वेश्चन इसमें आते हैं। और दिस वन इज द ए बी ऑब्जेक्ट और ये इमेज हो गया। और मैंने जो साइन कन्वेंशन बताई थी उसमें मैंने बताई थी, ठीक है, कि इस साइड जो भी होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो इस साइड क्या है, फोकल है, तो फोकल क्या हो गया, नेगेटिव। इस साइड क्या है, वस्तु की दूरी है, तो माइनस। और ऑब्जेक्ट किधर थी, इमेज किधर है, इधर, तो इधर जो होगा वो पॉजिटिव, इधर जो होगा वो नेगेटिव, तो ये हो गया पॉजिटिव। नाउ ये जो ऐसा होता है वो क्या होता है, ये क्या है, काल्पनिक है, ठीक है, ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव, वो तो पता है। नाउ दिस वन इज द, ये जो है वर्चुअल है और सीधा है, अगर ऐसा रहता तो उल्टा होता। सो दिस इज द आंसर। आसान क्वेश्चन है था। 5-6 केस हैं इसके कि जब ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में होगा, एफ और पी के बीच में होगा, तो ये सारी 5-6 केस कर लेंगे। अगर सी पे जब होगा तो क्या होगा, एफ पे आएगा तो क्या होगा, तो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा क्या है कि इट इज़ गिवन दैट द 100 mH इंडक्टर, सो इट इज़ गिवन दैट L इज इक्वल टू 100 इंटू 10⁻³ हेनरी, वोल्टेज की वैल्यू 157 दिया है, एक्सएल की वैल्यू होती है ओमेगा एल, ओमेगा की वैल्यू होती है 2πfl, और 2 इंटू 3.14 इंटू 50 इंटू एल की वैल्यू 100 इंटू 10⁻³ तो ये हो जाएगा, अगर कैलकुलेट 50 दूना 100 तो 31.4 ओम। Now what is the value of IRMS? So IRMS is equal to 157 by 31.4 which is 5, ठीक है। So IRMS जो होता है वो होता है I peak by √2. So I peak is equal to IRMS इंटू √2। अब ये भी फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, अल्टरनेटिंग करंट के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, NCERT अगर आप पढ़ोगे तो अल्टरनेटिंग करंट में सब है। सो इट्स अ 7.07 एम्पियर पीक करंट, IRMS करंट है ना, RMS करंट, ठीक है ना, RLC सर्किट, फेजर डायग्राम, वो सब हैं, ठीक है, 12th में। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइट ऑफ विथ एन एनर्जी फ्लक्स 500 kW/m², तो टाइम की वैल्यू है 5 मिनट्स, सो इसको हम लिख सकते हैं 300 सेकेंड, ठीक है।
इसको लिख सकते हैं 500 इंटू 10⁻³ वाट पर मीटर स्क्वायर। ये इंटेंसिटी हो गई, है ना, इंटेंसिटी। ये टाइम हो गया, ठीक है। एट नॉर्मल इंसिडेंस ऑन ए रिफ्लेक्टिंग सर्कुलर सरफेस विथ अ रेडियस ऑफ 10 सेंटीमीटर। सो 10 सेंटीमीटर, तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या करूँ, मीटर में है तो 10⁻² मीटर। द टोटल मोमेंटम डिलीवर्ड टू दिस। सो द इंटेंसिटी जो होता है, वो इंटेंसिटी जो होती है वो E/, नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी, इट्स 500 इंटू 10⁻³ और E/A कितनी है, A, अच्छा A कितनी है, 10 इंटू 10⁻², ठीक है, इंटू एरिया है ना, तो πr² हो जाएगा ना, तो इसका स्क्वायर इंटू 3.14 इंटू टाइम कितना है, इट्स 300 सेकेंड, ठीक है। नाउ इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो E इज इक्वल टू क्या आ जाता है, इट्स 1500 पाई इंटू 10⁻3। नाउ E इज इक्वल टू hc/λ, लैम्डा इज इक्वल टू h/p, de Broglie से हमें पता है। सो P इज इक्वल टू E/c, तो E की वैल्यू कितनी है, 1500 पाई गुने 10⁻3 डिवाइड बाई 3 इंटू 10⁸। नाउ कैसे होगा ये, इसको जब सॉल्व करेंगे ना तो ये हमारा आता है 5 पाई इंटू 10⁻³ kg मीटर। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट कंसर्निंग द बिलो रिएक्शन। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ना। ये ना फ्यूजन होगा कि न्यूट्रॉन से अगर न्यूट्रॉन से अगर बमबारी कर रहे हैं इस पे यूरेनियम पे, तो न्यूट्रॉन अगर यूरेनियम पे जाता है, ठीक है, अगर मान लेते हैं कि हम ऐसा एग्जांपल लेते हैं, ये न्यूट्रॉन है, ठीक है, और न्यूट्रॉन्स को अगर यूरेनियम पे ये करते हैं, ठीक है, तो ये क्या होता है, दो कुछ में कन्वर्ट हो जाते हैं, प्लस सम न्यूट्रॉन और प्लस 200 के अराउंड में मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है। ये अप्रॉक्स है। तो अब ये पूछ रहा है, तो अब ये न्यूट्रॉन से हो रहा है, फिर ये एनर्जी इतनी रिलीज हो रही है, न्यूट्रॉन है, दो ये बन रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों जो हैं वो हमारा क्या है, फ्यूजन रिएक्शन है। बोथ रिएक्शन 1 और 2 आर न्यूक्लियर फ्यूजन, और 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज करता है। इसमें 216 है, अराउंड 200 होती है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द फिजिक्स। नाउ व्हाट इज माय एनालिसिस, कि जो ये शिफ्ट 1 थी, शिफ्ट 1 की फिजिक्स थोड़ी सी मैथ्स आसान थी, और शिफ्ट 1 की फिजिक्स थोड़ी लेंदी थी, ठीक है ना, शिफ्ट 2 से। और शिफ्ट 2 की जो मैथमेटिक्स थी वो थोड़ी लेंदी थी, आसान थे बट थोड़ी लेंदी थी, ठीक है। बट एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं फिजिक्स में, तो एनसीईआरटी आप 12th को फोकस करें, 12th के, ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग। और वैसे फ्री बॉडी डायग्राम सब से भी क्वेश्चन आए हुए हैं पहले, तो आप 11th के भी कुछ टॉपिक्स जिससे क्वेश्चन आए हुए हैं वो आप पढ़ सकते हैं, बट 12th पे ज़्यादा फोकस, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन 12th से आते हैं, ठीक है। और प्रीवियस ईयर ज़रूर सॉल्व करके जाएँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।